स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मैथ्स का क्लास 10th का DOE का प्रैक्टिस पेपर एनुअल एग्ज़ाम के लिए 22-23 सेशन का। तो इसमें ये जो CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है, तो आपको इसे ध्यान से करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है ये। तो इसका हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस देन द वैल्यू ऑफ m फाइंड करने है आपको। तो यानी कि इनका HCF निकाल लीजिए पहले, इन दोनों नंबर्स का, और फिर इनका जो HCF आएगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी जो भी HCF आएगा उसको इसके इक्वल करना है और m निकालना है। तो सिंपल ही HCF निकालना तो सबको आता होगा। करते इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करना है। तो देखिए पहले 65 और 117 का HCF निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो ये 65 में 1 पे आएगा ना, 2 पे तो ज़्यादा आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, अब जो भी रिमाइंडर होगा वो यहाँ आ जाता है और ये अंदर चला जाता है। तो HCF तो डिवीज़न मेथड से सबको आता होगा। अब ये 52 में 65 कब आता है, 1 पे। अब फिर से ये रिमाइंडर है तो ये बाहर और ये अंदर चला जाएगा। अभी 13 में 52 आता है ना, कब आता है, 4 पे। यानी कि यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, जिस नंबर से ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है इससे ना, तो ये क्या होगा, HCF होगा। तो HCF कितना है हमारा, 65 और 117 का 13 से कंप्लीट डिवाइड हुआ ना ये। तो ये HCF जो भी आया वो किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, बोला था आपने क्वेश्चन में, 65 माइनस 117। इस HCF को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो m निकाल लीजिए। अब m के लिए सॉल्व कीजिए। m वाली टर्म तो यहीं रहेगी, ये नंबर वहाँ चला जाएगा। तो ये टोटल करके आएगा 130। तो m निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 65 में ये 2 पे आएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो समझ आ गया होगा सबको ये क्वेश्चन। तो DOE का सैम्पल पेपर कर रहे हैं हम क्लास 10th मैथ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 11 है एंड प्रोडक्ट जीरोस का 30 है। आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो जब भी पॉलिनोमियल में आपको सम ऑफ जीरोस भी दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हो, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है। और फिर ऑप्शन तो आपको गिवन ही है, तो आपको पॉलिनोमियल बनाने को कहा है। तो सम और प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो जब भी कोई पॉलिनोमियल में आपको सम और प्रोडक्ट दिया होता है, तो पॉलिनोमियल बनाने के वैसे तो एक दो तरीके होते हैं, बट मैं फॉर्मूला वाला मेथड बता रही हूँ। पहले पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर, फिर सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ ज़ीरोस, उसके बाहर एक्स आएगा एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आएगा। आप अपनी तरफ से बाहर कोई के कांस्टेंट भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में कि क्या हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में 11, बाहर एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी गिवन था 30। अब यहाँ पे इन्होंने के क्या पता 1 रखा हो, क्या पता 2 रखा हो, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगर ऑप्शन में यही दिया है तो K1 रखा होगा, और अगर मान लो 2x स्क्वायर 22x 30 दिया होता तो 2 रखा होता। तो वो तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच कर लेते। तो देखो ये क्वेश्चन में दिया है, पहले ये देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये तो नहीं है, ये है देखो। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है इसका, यानी कि इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 रखा है ना, तो यानी के को इन्होंने 1 रखा होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप के को 2 रख के देखते, 3 रख के देखते, तो जो ऑप्शन में मिलता वो होता आंसर। तो बी ऑप्शन अभी ठीक है, तो यानी इन्होंने के को 1 ही रखा होगा, इसलिए ये आंसर आया। तो के कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 तो ईजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन सबको पता होगी, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। तो ये ए ऑप्शन है आपका। ठीक है, अगर ये सारे इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन है, और अगर ये वाला इसके नॉट इक्वल होता है तो कहते हैं
इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है। ये किसी ऑप्शन के लिए नहीं होता। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल, ये कोइंसिडेंट लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसका रूट दिया हुआ है -2। रूट का मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जिससे ये पॉलिनॉमियल 0 के बराबर हो जाए। तो एक्स की वैल्यू जब भी दी होती है तो एक्स की जगह रख देंगे और ये पी निकल जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको बता दिया था, ए ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन 4 देखो, पॉलिनॉमियल गिवन है x² माइनस px प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसमें 0 दिया है ना पॉलिनॉमियल का, मतलब 0 का मतलब होता है x की वैल्यू होती है, ठीक है। 0 का मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे -2, x की जगह पे स्क्वायर लग जाएगा। फिर p x की जगह फिर से -2 प्लस का क्या है 12 प्लस 2, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे -2 रख देना है। अब इसको सॉल्व कर लो, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा। जब भी स्क्वायर होता है तो 2 माइनस प्लस बन जाते हैं ना, 2 2 ज़ा 4। पी को 2 से करोगे तो 2p आ जाएगा, 2 माइनस किया तो प्लस हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अब ये 2p तो यही रहेगा, ये 16 है ना, 4 और 12, 16 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर माइनस, नंबर अलग होगा और पी वाली टर्म अलग होगी। अब पी आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? पी निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 माइनस का। तो यानी कि इसका आंसर है आपका p -8। तो ये है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है आपको, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये एपी में कौन सी ऐसी टर्म है, देखो एपी घट रही है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में एपी, तो कम होते होते ये एक टाइम पे इतनी कम हो जाएगी कि नेगेटिव टर्म भी आनी शुरू हो जाएगी। तो कौन से नंबर पे पहली नेगेटिव टर्म आएगी? तो जब भी ऐसा हो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म ए बी में कौन सी होगी, तो हम कंडीशन लेंगे कि इसकी कोई nth टर्म होगी जो लेस देन 0 होगी, और फिर उससे हम n निकालते हैं, ठीक है। तो ए पी में आपको ए गिवन है 261, डिफरेंस कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। और जब भी ए पी आपको घटती हुई दिखे ना तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आता है, ये याद रखना। ए पी घट रही है ना तो डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव में। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एपी गिवन है आपको 261, 255, 249-243 ऐसे ऐसे करके। तो इसमें से ए तो मिल गया हमको 261, डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, A2 माइनस A1। तो 255 में से माइनस करो 261, तो देखो प्लस माइनस माइनस, और मैंने क्या कहा है, जब भी ए पी घटेगी तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। आपको पता है प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, ये बढ़ा है तो इसमें माइनस। तो डिफरेंस हमेशा कब नेगेटिव आता है, जब जब भी आपको दिखे ए पी घट रही है तो डिफरेंस पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब आपको बोला है कौन सी टर्म है, कौन सी nth टर्म है जिसमें नेगेटिव टर्म मिल जाए, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, है ना। तो ए एन का लेस देन 0, ए एन को इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, लेस देन 0। अगर 0 बोलते फर्स्ट 0 कब आएगी एन, कौन सी टर्म, तो हम इक्वल लगाते हैं, बट यहाँ नेगेटिव बोला तो लेस देन का साइन। अब a प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन का साइन लेके चलेंगे। ए एन का फॉर्मूला ये होता है, a की जगह रख देंगे, a कितना है 261 प्लस एन आपको फाइंड करना है, डिफरेंस कितना आया -6, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि इससे मल्टीप्लाई है ना, तो ये ब्रैकेट में लिखना लेस देन 0। अब देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। पहले प्लस वाला जो ये a होता है ये इस साइड जाएगा, पहले इसको नहीं ले जाना, पहले प्लस वाले को यहाँ से वहाँ ले जाना है। तो ये प्लस 261 है तो यहाँ के -261 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये जो इस साइड भी माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में अगर इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो अगर हम ये माइनस से माइनस कैंसिल भी कर रहे हैं ना तो ये साइन जो है ना इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाता है, ये याद रखना। जब भी मल्टीप्लाई में इधर भी माइनस हो और इधर भी माइनस हो मल्टीप्लाई में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला कि -2 है और -5, आपको पता है -2 और -5 में नेगेटिव नंबर में ये बड़ा होगा ना -2, लेकिन अगर मैं इसका माइनस हटाती हूँ तो क्या होगा, 2 और 5 में से अब बताओ कौन सा बड़ा है। अब
तो ये बड़ा हो गया ना। तो जब भी माइनस साइन हटाते हैं या यहाँ से वहाँ भेजते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। समझ आ गया होगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी हो, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई में था, इधर भी, तो हमने हटाया तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो n-1 अब ये +6 हो गया और ये भी प्लस का हो गया, कट गया ना, लेकिन साइन चेंज कर देना है। अब ये 6 जो मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इसको डिवाइड करो 6 को इससे, 6 4 जा 24, कितना बचा 2, 6 3 जा 18, बचा कितना 3, 6 5 जा 35। तो n-1 आ गया 43.5। तो n कैसे आएगा, -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा। अब 43.5 में +1 करोगे तो 44.5, यानी n की वैल्यू पॉइंट में तो हो नहीं सकती है, n की वैल्यू 44.5 से बड़ी होनी चाहिए अगर ज़ीरो लाना है कंडीशन में। तो यानी कि n 44.5 का नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 45 आएगा ना, यानी n 45 जब होगा ना, यानी 45 नंबर पे जो टर्म आएगी वो नेगेटिव टर्म होगी। समझ आ गया कैसे करते हैं नेगेटिव टर्म, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब ये इनइक्वालिटी का साइन का भी आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस। 30 और 40 डायगनल की लेंथ दी है रोम्बस की और इसकी साइड निकालनी है। तो आपको पता है डायगनल जो होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। तो कोई भी रोम्बस है अगर क्वेश्चन नंबर 6, तो इन्होंने कहा एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगनल दिए हुए आपको, ये होते डायगनल है ना, ABCD अगर रोम्बस है तो ये इसके डायगनल है और ये भी डायगनल है, AC और BD। अब डायगनल में एक खास बात होती है कि ये ना बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये O पे है तो ये AO OC के इक्वल हो जाता है, ऐसे DO OB के इक्वल हो जाता है। तो अगर आपको AC मान लो 30 दिया है तो जो AO होगा, अच्छा ये कितने का एंगल बनाते हैं ये भी पता होना चाहिए, रोम्बस अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो AC का 30 है तो ये AO कितना हो जाएगा, AC का आधा, यानी 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15। सेम ऐसी BD कितना दिया हुआ है 40 डायगनल, तो BO कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 40। ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, रोम्बस में ये खास बात होती है डायगनल 90 पे काटते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 15 है और ये 20 है, तो ये निकाल लो साइड इसकी। तो इन ट्राइंगल AOD, वैसे तो सब्जेक्ट MCQ तो शॉर्ट में भी कर सकते, बट अगर सब्जेक्टिव होता तो आप ऐसे प्रॉपर स्टेप करते। इन ट्राइंगल AOD AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर है ना, पाइथागोरस। तो AO कितना है 15, OD कितना है 20 और AB निकालना है आपको। तो 15 का स्क्वायर 225, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मत करना, 15 को 15 से, पावर है ना 15 को 15 से, ऐसी 20 को 20 से, तो कितना आएगा 400। अब ये इसको प्लस करो तो 625। अब आपको पता है ये जब भी स्क्वायर होता है यहाँ पे तो यहाँ से स्क्वायर हटता है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। तो आपको 625 का रूट याद आना होना चाहिए, कितना कितने 625, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके आता है, यानी इसका रूट 25 होता है। तो AB कितनी आ गई 25, AB का मतलब साइड ही तो है रोम्बस की, तो रोम्बस की साइड कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है इसका, उसका भी C था 45, नेगेटिव टर्म C की नहीं आई थी 45, इसका भी C है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, लेंथ ऑफ AB इज। आपको ये एक सर्कल दिया है और एक ट्राइंगल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसके बाहर है, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर है ट्राइंगल, ठीक है। और इंस्क्राइब होता है तो ट्राइंगल अंदर होता है, अगर सर्कमस्क्राइब बोले तो ट्राइंगल ABC इसके बाहर है, ठीक है। तो अब आपको बोला लेंथ ऑफ AB, ये AB लेंथ
तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल अगर सर्कमस्क्राइब है तो ये ट्रायंगल की जो साइड्स है वो सर्कल को टच करके जा रही है ना, तो ये सारी ए बी बी सी ए सी ये सब क्या है इस सर्कल पे टेंजेंट्स है, क्योंकि टच करके जाती है जब कोई सर्कल को लाइन, उसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है और बी सी भी टेंजेंट है। अब आपको टेंजेंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर एक बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाएगी, जैसे ए पॉइंट से ए एफ भी गई और ए ई भी गई है ना, तो ये दोनों ना इक्वल लेंथ की होती है। ये प्रॉपर्टी लगानी है आपको इस क्वेश्चन में। ऐसे बी से बी एफ बी डी के इक्वल होगा, सी से सी डी सी ई के इक्वल होगी। तो देखो सी डी पता है तो सी ई आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी। ऐसी डी भी पता है तो बी एफ कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये 6 है तो ये भी 6। अब ये निकाल लो, किस ये निकल जाएगी तो ये भी निकल जाएगी। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। तो डायग्राम तो हमारे पास बनाई था, ये इसके बाहर है सर्कल, ये 4 है, ये 6 है, ये पूरी 12 है और बी ए आपको निकालनी है, ये पूरी ये निकालनी है। और देखो मैंने क्या बताया अभी, ए पॉइंट से ए ई ए एफ के इक्वल हो जाएगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स मान लो, ठीक है। और सी से सी ई सी डी के इक्वल हो जाएगी। तो सी डी कितनी दी हुई है 4, तो सी ई भी 4 आ जाएगी। ऐसे बी से बी डी और बी एफ भी इक्वल हो जाएगी। तो बी डी अगर 6 है तो बी एफ भी कितनी हो जाएगी 6। आपको तो ये निकालनी है ना ये वाली पूरी। तो ए बी किससे बनी है, बी एफ प्लस एफ ए से। बी एफ तो मुझे मिल गया 6, बट एफ ए अभी नहीं मिला, तो एफ ए एक्स है। अब ये एक्स देखो इसके एक्स से इस एक्स से निकल सकता है, तो ये कैसे आएगा, देखो ये पूरा 12 है ना, और ये कितना है, ये 4 है, अभी निकाला था हमने। एफ सी ई कितना है, सी ई 4 है। तो अगर ये 4 है और ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा, ये कैसे आएगा, पूरे 12 में से एफ ई को माइनस करके, एफ ई कितना है 4, तो ये आ जाएगा 8। तो ये 8 आ गया। ये क्या है हमारा सी ई सी ए होगा है ना, बी एफ प्लस, अच्छा बी एफ प्लस ए एफ है ना, ठीक है वो तो ए एफ ही है। ए एफ ए बी किससे बना है, ए बी निकालना ना, बी एफ प्लस एफ ए, और एफ ए किसके बराबर है, ए ई के। तो इसकी जगह हम ए ई की वैल्यू रख सकते हैं। तो 6 और ए की वैल्यू कितनी आई 8, तो ये कितना आ गया 14। वैसे तो क्वेश्चन एमसीक्यू है तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, बट मैंने ये प्रॉपर स्टेप बता दिया। तो इसकी वैल्यू है 8 नहीं सॉरी 14 सेंटीमीटर। तो कहाँ है इसका आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशो। तो एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स ये है और उसका बोला कि उसको कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, रेशो आपको निकालना है। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रेशो निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक लाइन है ए बी पी एंड क्यू, सॉरी पी और क्यू के आपको पी एंड क्यू यानी एंड में लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी एंड लगा होता है, ठीक है, तो वो पॉइंट हम कौन ऐसे साइडों में लिखते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट है आपके -3 2 और क्यू के कोऑर्डिनेट है 5 7। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बोला है और वो पॉइंट ना वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो अब वाई एक्सिस का पॉइंट सबको पता होगा, उसमें एक्स तो 0 होता है और वाई कुछ ना कुछ होता है। तो जब भी वाई एक्सिस बोले तो ये पॉइंट 0 वाई लेते हैं, और अगर एक्स एक्सिस बोलते तो एक्स कॉमा 0 लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वाई एक्सिस बोला है तो 0 कॉमा वाई। अब ये पॉइंट मान लो कोई पॉइंट है, मान लो इस लाइन में ये पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है,
इसको हम भी अगर पी क्यू दिया तो ये आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इस लाइन को देखो रेशो में बांट रहा है ना, एक इधर का हिस्सा कर रहा है, ये इधर, तो रेशो हमें नहीं दिया, रेशो को हम के रेशो 1, यहाँ का पार्ट के ले लिया और यहाँ का 1। जब भी रेशो निकालना हो तो के रेशो 1 लेते हैं। अब आपको पता है कि ये रेशो निकालने को कहा है, तो देखो रेशो में अगर ये पॉइंट मुझे मालूम है एक्स वाला, तो सेक्शन फॉर्मूला हम एक्स साइड से लगाएंगे। वैसे तो वाई साइड से भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पता है ना हमें 0 है, तो हम एक्स साइड से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ताकि के निकल जाए। तो क्या होता है एक्स साइड का ये जो ये वाला पॉइंट एक्स वाई होता है ना, जो अंदर वाला पॉइंट होता है, और ये क्या होता है x1 y1, और ये होता है x2 y2। तो आप सेक्शन फॉर्मूला एक्स पॉइंट निकालने के लिए कैसे लगाते हो, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही y के लिए भी होता है, y निकालना है ये वाला पॉइंट, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बट हमें y से k नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि y नहीं पता ना, बट ये तो पता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। x की जगह रख दो 0, m1 रेशो होता है, ये m1 है ये m2 है, m1 को तो इसके x2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐसे करना होता है ये क्रॉस में, इसको इससे और इसको इससे। तो 5 को k से करेंगे प्लस m2 1 को -3 से, और अपॉन में m1 m2 k प्लस 1। अब आपको दिख रहा है जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बन जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 5k - 3 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कैसे आएगी, तो 5k - 3 = 0, तो 5k यहीं रहेगा, -3 यहाँ चला जाएगा, प्लस और ये 3 और ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बाई 5, तो रेशो आएगा आपका 3:5। अगर आपको y कोऑर्डिनेट भी ये कोऑर्डिनेट निकालना होता तो आप इसमें भी वैल्यू रखते और k की वैल्यू जो भी यहाँ से आई है वो यहाँ रख देते, तो y भी निकल जाता। तो इसका आंसर है 3:5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइंगल ABC में एंगल भी आपको 90 गिवन है और 10A 1/√3 दिया है और साइन C निकालना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, एंगल B 90 है ना, तो ABC एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल, ये बना लिया ABC। अब इसमें B आपको 90 पे बोला तो B को 90 पे ही रखना, ये रहा 90। अब आपको 10A दिया है ना क्वेश्चन में, 10A दिया हुआ है 1/√3। अब आपको पता है अगर ये 10A है ना, तो A को ना आप नीचे रखना ताकि बेस आपका यही बने। तो जहाँ जितना ये दिया हुआ है ना 10A दिया है, तो A को एंगल को यहाँ रखना ताकि हमें बेस को चेंज ना करना पड़े। जहाँ पे भी ये वाला एंगल होगा जिसका रेशो हमें दिया होता है, उसको मोस्टली केसेस में हमें कहाँ रखना होगा, यहाँ पे नीचे, ताकि ये बेस रहे और ये क्या हो जाए परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जहाँ पे एंगल होता है थीटा, वहीं पे हम बेस, इधर थीटा है तो इधर बेस लेंगे, और अगर ये वाला एंगल दिया होता 10C मान लो, तो बेस फिर इधर हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता। बट हमें क्योंकि बेस को ज़्यादातर नीचे रखना होता है, तो इसलिए हमने A को इधर रख लिया और C को वहाँ भी दिया। B तो 90 दिया ही हुआ था आपको। अब आपको 10A 1/√3 दिया है। आपको पता है 10A, यहाँ 10A है तो इसे भी 10 में चेंज कर दो। ये वैल्यू कब आती है 10 में, जब 10 30 होता है। तो यहाँ से आपको A का 10 से 10 तो कट गया, A एंगल कितना मिल गया 30 डिग्री। तो ये A कितना आ गया 30। तो अगर A एंगल मिल गया तो ट्राइंगल में आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो ये 90 ये 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, है ना। टोटल सम 180 होता है ना, तो ये 90 30 120 और ये 60 हो जाएगा। अब आपको साइन C निकालना है, तो आपको C कितना मिल गया 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होती है √3/2। तो एक तो ये तरीका है हमारा क्वेश्चन करने का, नहीं तो एक तरीके से और कर सकते थे आप इसे। अब ये 10A दिया है ना 1/√3, तो यहाँ A लिया है मैंने, यहाँ B लिया है और यहाँ C लिया है। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 और बेस कितना दिया है √3। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो पाइथागोरस लगा के। कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ऐसे तो होता है पाइथागोरस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो आपको निकालना पड़ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
1 और 3 4, 4 इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लगता है, तो 4, तो कितना आ जाता है 2 आ जाता। अब आपको साइन सी निकालना है, तो जब साइन सी बोले तो सी की तरफ से क्या हो जाएगा, बेस, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये बेस है साइन सी की तरफ से, ये बेस है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ आ गया। बाकी ये रेशो है ना, ये 1/√3, तो यहाँ पे हमें के भी लगाना चाहिए। समझ आया। तो ऐसे करके हमें ये ऐसे भी मिल जाता ट्राइंगल की हेल्प से। अदरवाइज हमें ये यहाँ दिख ही रहा है टेन का, क्योंकि एंगल हमें करेक्ट पता है ना कितने में होता है 30 पे। अगर ये नहीं पता होता कि ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं आ रहा होता ये 10 के उसमें, तो फिर हम इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से है। एक टावर है जो वर्टिकली है ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60। हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करनी है। तो एक टावर है और एक पॉइंट है ग्राउंड में जो कि फुट ऑफ टावर से 25 अवे है, तो आपको एंगल दिया है कितना बना रहा है 60 और हाइट निकालनी है टावर की। तो डायग्राम तो इजीली बना सकते हो आप इसका। एक टावर है ये ना, मान लो ये टावर ए बी है और एक पॉइंट है ग्राउंड में जो टावर के फुट से, ये टावर का फुट है ना, तो इससे कितना दूर है ये 25 मीटर ये पॉइंट। और फिर ये एंगल कितना बना रहा है टावर के साथ, एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो कितने का एंगल है 60 डिग्री का। आपको हाइट ऑफ टावर मत निकालनी है, एच मान लो हाइट ऑफ टावर को। तो आपको पता है जब भी यहाँ एंगल हो तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको ये निकालना है और ये दिया है, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा दो, h/25। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे बेस पे 60 डिग्री। तो h/25 10 60 की वैल्यू याद करना, टेबल से √3 होती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 25 √3 से। अब ये रूट है तो ये अंदर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ऐसे ही बाहर लिख देंगे 25 √3। तो टावर की हाइट कितनी आ जाएगी 25 √3 सेंटीमीटर, या मीटर में होगा ना, मीटर में दिया है क्वेश्चन में, मीटर में आएगा। तो इसका आंसर है 25 √3, ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है इसका। अब आगे के क्वेश्चन 11 12 13 14 से लेकर 20 तक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप इसमें से 1-2 क्वेश्चन खुद ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। इसके अलावा पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और CBSE प्रैक्टिस पेपर भी इसी चैनल में आपको मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ। बाकी CBSE बोर्ड के अरिहंत सैम्पल पेपर और एडू कार्ड भी सॉल्व्ड है, तो आप चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना